प्यारे बच्चों, श्री राम उच्च माध्यमिक विद्यालय की ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आपका इस्तकबाल है। पिछली वीडियो में हमने नोबेल की मुख्तसर तारीख और उसकी तारीफ का जायज़ा लिया था। अब हम इस सनफ़ के मशहूर नोबेल निगार डिप्टी नज़ीर अहमद की सवाइने हयात और उनके अदबी कारनामों का जायज़ा लेंगे। डिप्टी नज़ीर अहमद, मौलवी नज़ीर अहमद 1836 ईस्वी में बिजनौर में पैदा हुई। क्वेश्चन आता रहता है डिप्टी नज़ीर अहमद की पैदाइश से संबंधित, तो कहाँ पैदाइश हुई है? बिजनौर में 1836 ईस्वी में। वालिद का नाम मौलवी सादत अली था। वालिद साहब का नाम भी पूछा जा चुका है। नज़ीर अहमद ने अरबी फ़ारसी की इब्तिदाई तालीम अपने वालिद से ही हासिल की। फिर मौलवी नसरुल्लाह खां साहब डिप्टी कलेक्टर बिजनौर से अरबी, नज़ूम, मुंतक और फ़लसफ़ा पढ़ा। 14 साल की उम्र थी कि वालिदान को दिल्ली ले आए और तालीम के लिए आपको मौलवी अब्दुल खालिक के सुपुर्द किया। यानी 14 साल की उम्र में आपके वालिद साहब आपको कहाँ ले आए? दिल्ली, और वहाँ आकर अपने दोस्त मौलवी अब्दुल खालिक के आपको सुपुर्द कर दिया गया। नज़ीर अहमद ने तालिब इल्मी के ज़माने में उस्ताद का हुक्म बजा लाने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। यानी वो हमेशा अपने उस्ताद की बहुत इज्जत किया करते थे, उनके हर हुक्म को मानते थे। मौलवी साहब के घर का सौदाए सलफ लाना खाने की सूरत ना होती तो घर घर से खाना मांग कर लाते। उनकी पोती अपने घर और सारे मोहल्ले के मसाला पीसकर पिसवाती थी। मौलवी साहब ने उनकी लियाकत और पढ़ाई में उनकी तरक्की को देखकर अपनी पोती की शादी उनसे कर दी। यहाँ पर थोड़ा सा अपवाद नज़र आता है। 12th की बुक में मौलवी अब्दुल खालिक की पोती बताई गई हैं जिनसे डिप्टी नज़ीर अहमद ने शादी की, लेकिन असल ज़िंदगी में ये उनकी बेटी थी। लेकिन अपने बोर्ड ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में उनकी पोती ही बताई गई है। दिल्ली कॉलेज में दाखिला लिया। इंतहाई मेहनत व लगन से पढ़ाई पूरी की। फिर मदरस की हैसियत से पंजाब में तकर्रुर हुआ। डिप्टी इंस्पेक्टर मदारिस कानपुर और इलाहाबाद मुकर्रर हुए। ताज़ीरात हिंद के तर्जुमे का काम भी इन्होंने किया। 1863 ईस्वी में डिप्टी कलेक्टर बने। यानी इन्होंने इतनी जल्दी तरक्की करते हुए 1863 ईस्वी में डिप्टी कलेक्टर के ओहदे को भी पा लिया। सर सालार जंग हैदराबाद ने उनको हैदराबाद बुला लिया। उनकी पढ़ाई में दिलचस्पी, उनके जो कामयाबी को देखते हुए जो सर सालार जंग हैदराबाद थे उन्होंने इनको हैदराबाद बुलाया। उनके इंतकाल के बाद मौलवी साहब दिल्ली चले आए, लेकिन उनके इंतकाल के बाद वापस उन्हें दिल्ली लौटना पड़ा और बाकी ज़िंदगी दरस व तदरीस व तसनीफ़ तालीफ में गुजारी। 1897 ईस्वी में उनको शम्सुल इल्मा का खिताब मिला। तो यहाँ ये भी मोस्टली क्वेश्चन बन जाता है कि शम्सुल इल्मा का खिताब कब दिया गया था डिप्टी नज़ीर अहमद को? 1897 ईस्वी में। नज़ीर अहमद उर्दू के पहले नोबेल निगार माने जाते हैं। आपने गैर शऊरी तौर पर नोबेल निगारी की शुरुआत की। यानी ये नहीं है कि आपने कहीं से कोई तालीम ली हो नोबेल लिखने की, आपने अपनी समझ से गैर शऊरी तौर पर ही नोबेल निगारी की शुरुआत की थी। उन्होंने अपने बच्चों को इब्तिदाई तालीम देने के लिए ऐसे किस्से चुने जो दिलचस्पी भी हो और नसीहत आमूज भी। नज़ीर अहमद ने नोबलों में हकीकी ज़िंदगी की तस्वीर कसी की है और मुस्लिम मुआसरत के जीते जागते मार्के पेश किए हैं। नज़ीर अहमद का हर नोबेल इस्लाही है और किसी न किसी समाजी ऐब को दूर करने के ख्याल से लिखा गया है। नज़ीर अहमद के नोबलों में मकसदियत हावी है। यानी उनके नोबल जितने भी हैं उनमें कोई ना कोई मकसद ज़रूर जाहिर होता है और ज़्यादातर उन्होंने इस्लाही मकसद से ही अपने नोबल लिखे हैं। उन्होंने अपने किस्सों से दीनदारी, खुदा तरसी और इस्लाही मुआसरत से काम लिया है। यानी हमेशा मुस्लिम समाज के ऊपर इन्होंने ज़्यादा लिखा है। उनकी नज़र फ़न की बजाय मकसद पर होती है। उनकी नज़र किस पर होती है? फ़न के बजाय मकसद, यानी मकसद कैसा होना चाहिए उस पर ज़्यादा नज़र होती है इनकी। उन्होंने अपनी नोबलों में मुख्तलिफ मौज़ूआत पर कलम उठाया। लड़कियों की तालीम व तरबियत, खानादारी, पाकीजा मजहबी फ़िजा, उनकी जाती तजुर्बात व नज़रियात हमें उनकी नोबलों में जगह जगह नज़र आते हैं। यानी ज़्यादातर इन्होंने लड़कियों की तालीम व तरबियत को अपनी नोबलों का मौज़ूआत बनाया। इन नोबलों के प्लाट मरबूत हैं। यानी इनमें किसी भी तरह के कोई फालतू किरदारों को या कहानी किस्सों को पेश नहीं किया गया है। सिर्फ अहम किरदार और अहम किस्से कहानी ही
इनके नॉवलों में नज़र आते हैं। ज़्यादा किरदारों की भीड़ नहीं नज़र आती। किरदार निगारी में उन्हें महारत हासिल है, यानी वो अपने किरदारों का चुनाव बहुत ही चुनकर करते हैं। मुकाले लाजवाब है और उस किरदारों के जो डायलॉग होते हैं, आपसी बातचीत होती है, वो भी बहुत ही शानदार तरीके से लिखे जाते थे। नज़ीर अहमद का पहला नॉवल मरातुल उरूस है, जो 1869 ईस्वी में लिखा गया। ये क्वेश्चन मोस्टली बन जाता है, हमारे बोर्ड के एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है कि नज़ीर अहमद का पहला नॉवल कब और कौन सा है, कब लिखा गया और कौन सा है। मरातुल उरूस के बाद उन्होंने बनातुल नास लिखा। इसके बाद दूसरा नॉवल कौन सा है? बनातुल नास। ये नॉवल 1873 ईस्वी में शाई हुआ। कब शाई हुआ है? 1873। तो इनके सन और आपको नॉवल के नाम जरूर याद रखने हैं, आगे भी कंपटीशन के लिए हमारे लिए ये बहुत फ़ायदेमंद साबित होंगे। ये तौबातुल नसूह 1877 ईस्वी में शाई हुआ। कब हुआ है? तौबातुल नसूह 1877 ईस्वी में, जो कि आपके निसाब में शामिल भी है। तौबातुल नसूह का ही हिस्सा लिया गया है मिर्ज़ा जाहिरदार बेग, जो आप आगे पढ़ोगे। 1885 ईस्वी में फसानाए मुब्तिला लिखा। 1885 में इनका कौन सा है नॉवल? फसानाए मुब्तिला। अब्नुल वक्त 1888 में शाई हुआ। उसके बाद अब्नुल वक्त नॉवल शाई हुआ है, यानी छापा गया है। उसके बाद अयामी, फिर 1894 ईस्वी में रुवाए सादिका शाई हुआ। इन्होंने उन तमाम नॉवलों के जरिए मुआशरे की इस्लाह करने की कोशिश की और ख़ास तौर पर तालीम निस्वा की अहमियत और ज़रूरत पर जोर दिया। यहाँ तालीम निस्वा का मतलब क्या होता है? औरतों की तालीम। ऊपर हमने देखा कि इन्होंने ज़्यादातर जो मौज़ूआत हैं इनकी नॉवल के, वो मुस्लिम लड़कियों के ऊपर लिखे गए हैं। उनकी तालीम पे तरबियत, उनकी दीनदारी वगैरह पर ज़्यादा लिखा गया है। तो यहाँ पर भी औरतों की तालीम पर इन्होंने ज़्यादा जोर दिया है। तौबातुल नसूह एक मकसदी नॉवल है। नज़ीर अहमद ने हर किरदार को बहुत अच्छे ढंग से पेश किया है। मिर्ज़ा जाहिरदार बेग तौबातुल नसूह का एक जिंदा और फितरी किरदार है। जाहिरदार बेग जैसे खुद पसंद, खुशामदी, जाहिरदार, नुमाइश परस्त किरदार हर दौर में पाए जाते हैं। यानी हमारे आसपास ऐसे कई किरदार हमें नज़र आते हैं जो बनावटी होते हैं, जो केवल दिखावा करते हैं, झूठ बोलते हैं, लेकिन सच्चाई कुछ और ही होती है। तो जाहिरदार बेग का किरदार भी बिल्कुल ऐसा ही है। जाहिरदार बेग जो असली ज़िंदगी में दौलत व सरबत से महरूम रहा, अपने लफाजी और जादू बयानी के जरिए अपनी शान शौकत को कायम रखने में मसरूफ़ था। यानी जाहिरदार बेग के पास दौलत नहीं थी, लेकिन फिर भी वो इस तरीके से अपने को दर्शाता था जैसे कि बहुत ही मालदार शख्स हो, और खुद को जमींदार का बेटा भी मानता था। खुद को जमींदार का जमींदार के जो वंशज थे उनमें खुद को शुमार करता था, लेकिन ऐसा नहीं था। अमीर जादू की सोबत में उठना बैठना, अमीरों जैसी आदतें इख्तियार करना और उन्हीं लोगों की तरह वज़ाकता करना, मुशायरों और नसतों में बिला तकल्लुफ़ जाना और ख़ुद को जमींदार की औलाद जाहिर करना, कुछ ऐसी बातें हैं जिनसे हम उस पर लुत्फ़ किरदार की शख्सियत की मुख्तलिफ़ पहलुओं से वाकिफ़ हो जाते हैं। गर्चे ये किरदार मुख्तसर अरसे के लिए हमारे सामने आता है, मगर अपनी चरब ज़ुबानी से झूठ को सच बनाकर इस तरह पेश करता है कि हमें उसकी गलत बयानी का गुमान तक नहीं होता। यानी इस जो नॉवल का जो हिस्सा है, इसमें इतने झूठ बोलता है मिर्ज़ा जाहिरदार बेग, बाद में उसका झूठ भी पकड़ा जाता है, लेकिन अपनी चरब जुबानी से उस झूठ को भी वो सच में बदलने में बड़ा माहिर होता है। तो इस किरदार में यही खूबी होती है। ये बनावटी किरदार है, दिखावटीपन इसमें नज़र आता है। निसाब में शामिल सबक मिर्ज़ा जाहिरदार बेग डिप्टी नज़ीर अहमद के नॉवल तौबातुल नसूह का किरदार है, जिसमें उन्होंने मिर्ज़ा जाहिरदार बेग का खाका खींचा है। तो यहाँ पर ये समझाने की कोशिश की गई है, इनके ज़रिए मैसेज किया गया है कि अगर हमें कुछ भी बनना है, जैसा भी हम हैं वैसे ही बने रहे, किसी भी तरीके की बनावटीपन हमारे अंदर नज़र नहीं आना चाहिए। तो इस तरीके से मिर्ज़ा डिप्टी नज़ीर अहमद का ये जो अदबी कारनामे हैं, उनकी सवाएने हयात है, इस वीडियो के ज़रिए हमने बताई। अगर इस वीडियो को आपने पसंद किया है, आपको पसंद आती है वीडियो, तो प्लीज़ लाइक कीजिए,
सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर इसमें कोई परेशानी है आपको समझने में तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। शुक्रिया।